तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले जानेंगे मीन क्या होता है। तो मीन मीडियन मोड तीनों ही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को शो करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि कोई भी डेटा है हमारा, उसके मिड वैल्यू को बताती है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा डेटा के बारे में। तो डेटा आपका इस तरह से, ये एक स्केल मान लीजिए, है ना। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो आपका डेटा जो होगा इस फॉर्म में होगा। जो सारी वैल्यूज होंगी वो बीच में लाई करेंगी। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में कर सकती हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में कर सकती हैं। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि मिड में सारी वैल्यूज होती हैं। मीन मीडियन मोड, ये हमारा दूसरे रूम में जा ले, यही मरेगी तू भी। तो यहाँ पे एक डेटा का है, दो तरह का डेटा होता है। एक होता है पैरामीट्रिक, नहीं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा होता है नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है, नॉर्मली का मतलब है ये वाला कर्व, जहाँ पे जो सारा डेटा है एक जैसा है। कुछ होगा जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने क्लास में क्या किया, एक टेस्ट लिया, और टेस्ट का फिर हम लोगों ने स्कोर इकट्ठा किया। तो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से सभी का देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी के 2 मार्क्स आएंगे या किसी के 100 में से 100 आ जाएंगे। सबके एवरेज मार्क्स आएंगे। जैसे किसी के आ गए 60 आ गए, किसी के 62 आ गए, या किसी के 70 आ गए, या फिर किसी के 50 आ गए। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं एक लेवल की है। अगर 20 से नीचे जा रहा है तो माइनस में जाएगा, नीचे की ओर जाता जाएगा हमारा कर्व, है ना। और वहीं पे अगर 80 से ऊपर जा रहा है तो हमारा जो कर्व है इधर पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगेगा। अगर हमारी जो वैल्यूज है सारी मीडियम आ रही है, यानी कि इक्वली आ रही है, तो यहाँ पे आएगा मिड में आएगा। तो मीन मीडियन मोड हमारे तीनों सेंटर में आ जाएंगे, और ये होता है हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अब वहीं पे बात करें कि आपने 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 मार्क्स का। किसी के आ गए 40, किसी के आ गए 30, किसी के आ गए 20, है ना। और वहीं पे हम बात करें, किसी के आ गए 90, किसी के आ गए 92, है ना। तो इस तरह से जब डेटा होगा तो हमारा दो तरह का डेटा बनेगा। एक हो जाएगा ये इधर की तरफ स्क्यूड हो जाएगा, है ना। और एक हो जाएगा इधर की तरफ स्क्यूड हो जाएगा। स्क्यूड यानी झुका हुआ। यहाँ पे अगर इधर की तरफ बेल शेप का कर्व जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है। इधर की तरफ ज्यादा वैल्यूज आ रही है, 92 हो गया, 90 हो गया, है ना। पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं पे अगर ये वाला कर्व इधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मान लो जो वैल्यूज हमारी कम वाली ज्यादा है, 20 है, 22 है, ऐसे करके आ रहा है। तो जब हमारा डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है डेटा हमारे पास सभी मीन मीडियन मोड तीनों एक ही रेंज में आ रहे हैं। अगर हमारा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डेटा हमारा फैला हुआ है, पूरे बेल कर्व नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए, डेटा सेंटर में होना चाहिए, लेकिन जो डेटा है वो हमारा फैल रहा है, वो कभी राइट की तरफ स्क्यूड हो जा रहा है, झुक जा रहा है, कभी वो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो जा रहा है, वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जब हम मीन यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब हमें पता लगाना हो कि एवरेज क्या आ रहा है, डेटा हमारा कैसा है। और अगर मीन हमारा बीच में है तो हमारा डेटा होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पे मीन का क्या मतलब होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। जो भी आपका नंबर्स है, मान लो मैंने 20, 40, 60, 80, ऐसे मैंने नंबर्स दिए आपको, इसका जब एवरेज निकालोगे तो हमारा मीन कहलाएगा। मीन इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल वैल्यूज, यानी कि पूरी जो ऊपर की वैल्यूज है वो सबको सम कर दो, और फिर डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारी 5 वैल्यूज हैं, 10, 12, 15, 18, 20। तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो हमारा आ जाएगा 75/5।
5, यानी कि 15 हमारा मीन आ गया, मीन हो गया, एवरेज आ गया, है ना। अब इसमें आपके पास कॉपी पेन निकालो सभी, तो कॉपी पेन निकालो। 10, 18, 20, 22, 26, 24, इसका आपको मीन निकाल के देना है। निकालो, कैसे निकालोगे? मतलब पहले आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। मैम 20। 20 आया है। कैसे निकाला कंचन? मैम सबको प्लस किया और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिया। 6 है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों, इन सभी का सम कर दिया, यानी कि 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 24, है ना। इसके बाद डिवाइड कर दिया जितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा 120/6 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ 20। ये जो हमारे पास डेटा सेट था, इसका जो मीन निकला वो निकला 20, है ना। तो यहाँ पे एक तो मीन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, दूसरा आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे कनक बताएंगी, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा रहा है उसका क्या आंसर होगा। 10, 12, 14, 16, 18। कनक इसका आंसर निकाल के तुम बताओगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। बताओ। कनक है क्लास में? कंचन मैम है वो, लेकिन पता नहीं उसका माइक भी ऑन है, पता नहीं आवाज नहीं आ रही शायद ये। बार बार लेफ्ट भी हो रही है वो। ठीक है, तो मुझे हिमांशी बताएंगे। हिमांशी है क्लास में? हिमांशी, यस मैम। बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। मैम इसका आंसर 12 आएगा। जैसे कि आपने कैलकुलेट। मैम पहले इन सबको प्लस करो, फिर उसके बाद जितने ये नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। हम्म, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 70/5 और टोटल आंसर होगा 14। चेक करो, गलत है आपका आंसर। 12 कैसे आया? हाँ मैम वो एक नंबर रह गया था। हाँ हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे दीपिका जी बताएंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा उसका मैम। आंसर बताएंगे। हाँ कनक। जी मैम। मैम मैम बहुत ज्यादा नेटवर्क नेट ही चल रहा है, मैं बार बार। हाँ हाँ, तुम्हारा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी भी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस मैम आपकी आ रही मैम है। मेरा चल बहुत रहा है यहाँ ज्यादा पे इशू पता कर नहीं रहा है क्यों। मैम। हाँ हाँ, मुझे बहुत ज्यादा, मतलब तुम लोगों की भी आवाज सही से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा बड़ी बात है। अभी मुझे दीपिका जी इसका आंसर बताएंगे। दीपिका जी बताइए। जी मैम, एक मिनट।
मैम 4 है। इसे डिवाइड कर दिया 4 से, क्या आएगा टोटल इसका? इन चार वैल्यूज का टोटल क्या आया आपका? 100 आया मैम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 4। 25। 25 सॉरी मैम। ठीक है, तो ये मैंने मीन आ 19 गया वाला ऊपर। बोल दिया था आपको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो मीन आएगा वो आएगा आपका 25। तो यहाँ पे आप सभी को मीन निकालना आ गया होगा, आ गया? यस मैम। मीन क्या होता है? एवरेज होता है, जो भी आपके पास डेटा सेट है उसका जो एवरेज होता है वो हमारा मीन होता है। नेक्स्ट हमारा मीडियन आता है। मीडियन को हम यहाँ पे बोलते हैं मध्यम या माध्यिका। जब यहाँ पे कोई भी डेटा सेट है आपका, है ना, जैसे यहाँ पे डेटा सेट है, इसको जब हम एक सीक्वेंस में लगाएंगे, मैम है ना। हाँ जी। एक एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मीन में तो दो चीजें होती है ना, ग्रुप और अनग्रुप, तो इसमें ये सिर्फ एक ही इस अनग्रुप वाला क्वेश्चन होगा क्या? ग्रुप अनग्रुप वाला मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं देखूंगी तो बताऊंगी। हाँ, ये जो अभी आपने बताई है अनग्रुप्ड में, अब हम्म ग्रुप्ड में फिर फॉर्मूला लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हमें सिखाए थे ना मैम ने, तो वो हम्म। पूछ रही हूँ मैं। नहीं, मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैंने सिंपल मीन पढ़ा है, क्योंकि सिंपल मीन से क्वेश्चन आते हैं, अभी इतना डीप नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, वही मैं पूछी हूँ कि क्वेश्चन आते हैं ज्यादा डीप से या ये ऊपर ऊपर से ही आते हैं? हाँ, ऊपर ऊपर से आते हैं, इनके बारे में पूछ लेंगे कब यूज किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, और जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब यूज किया जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अभी तक आपका ये सॉल्व करने के लिए नहीं आया है, तो फिर भी मैं नॉर्मली वाला बेसिक सा सॉल्व करने का बता रही हूँ कि अगर आ जाए इन फ्यूचर, तो इस वजह से बता रही हूँ। अच्छा, थ्योरी में आता है क्वेश्चन? हाँ, थियरी बेस्ड आते हैं। ठीक है। हम्म। तो मीडियन भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ही यूज किया जाता है ना। सेंट्रल जो वैल्यू है हमारी उसको जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, है ना। तो वहां पे हम वैल्यूज को लगाते हैं। जैसे वैल्यूज हो गई हमारी 2, 8, 7, 6, 5, 3, 1। अब यहाँ पे आप इसको असेंडिंग में लगाओगे तो कैसे लगाओगे बताओ? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 2 3 2 हम्म 1 2 फिर 3 5 5 6 6 7 7 8 अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 8 आ जाएगा।8 हाँ, उल्टा हो 7 6। जाएगा इसका, है ना। तो किसी भी सीक्वेंस में लगा लो, चाहे आप असेंडिंग में लगा लो या डिसेंडिंग में लगा लो। अब इसकी जो मिडल वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर और 3 5 इधर करेंगे तो यहाँ पे मिडल वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। अब यहीं पे मान लो 9 भी होता तो मिडल वैल्यू नहीं पता चल रही है ना। फिर इधर भी 4 हो जा रहे हैं, इधर भी 4 हो जा रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम इसको 6 और प्लस को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 8 और 12 को जोड़ के 10 से 10 आंसर आ गया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 + 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा, ये हुआ आपका 11/2। तो 2 5 10 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अगर हमारा एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है तो वहां पे हम लोग दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 2 से। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओड, वही बात है, जब ओड हो जाती है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, सॉरी, जब यहाँ पे ओड है, यानी कि यहाँ पे क्या था, हमारा 7 नंबर था, ओड था, तो मिडल वैल्यू आराम से मिल गई आपको। उसके बाद अगर इवन नंबर हो, है ना, इवन नंबर आ रहा है, जैसे हमारा 8 हो गया, ये 8 वैल्यूज हो गई, तो इसके बीच की जो दो वैल्यूज होंगी उनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियन की। अगर ओड नंबर है तो हमें मिडल वैल्यू आराम से मिल जाएगी, उस पे हमें लेके काम कर लेना, आगे मीडियन वैल्यू बता देनी है। उसके बाद इवन होगा तो दो बीच की वैल्यूज है, उनको जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारी मिडल वैल्यू निकल जाएगी। तो अब आपको क्वेश्चन करना है जो मैं दूंगी। तो यहाँ पे है 28, 29, 21, 22, ठीक है। इसके बाद है
27। इसका मीडियन निकालना है आपको। बताओ क्या होगा। 21 होगा मैम। 27 27 अभी नहीं, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। 22 21 22 27 28 29। अब इसमें मिडिल वैल्यू हमारी 27 है। कंचन ने सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मीडियन बताना है। 32 ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको असेंडिंग में लगाते हैं। 28 31 33 34, तो 4 वैल्यूज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 31 और 33 को प्लस क्या करेंगे, करेंगे। ओके, फिर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 31 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको ऐड करके आ गया आपका 64 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 32। तो मीडियन जो हमारा हो गया वो हो गया 32। ठीक है, क्लियर हुआ। ये इवन नंबर वाला था, ओड नंबर वाला था, ये हमारा इवन नंबर वाला था। इसमें 4 वैल्यूज थी। समझ आया सभी को मीडियन कैसे निकालना है। यस मैम। जी मैम। अब है मोड। अब मोड में क्या होगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी उसको हम मोड मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 4 7 2 7 9, तो यहाँ पे 7 2 टाइम्स आ रहा है, तो मोड जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, है ना। तो mode is the value that occurs most frequently in a data set. A data set can have no mode, one mode और multiple mode. यहाँ पे या तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, कोई मोड नहीं है। अगर एक मोड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 7 है, वहीं पे जो बड़ा डेटा सेट होगा तो वहाँ पे मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे कई बार 9 भी आ सकता है, कई बार 7 आ सकता है, कई बार 8 आ सकता है। तो अलग अलग हमारे मोड हो जाएंगे। ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी को जानने के लिए ही किया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन है, मोड क्या हो जाएगा इसमें। 6 नॉर्मल दिख रहा है, 3 बार 6 है, तो मोड हो जाएगा। वहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा मोड, 7 and 8 7 एंड 8। तो ये हमारा इस तरह से मोड निकलता है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, उसको हम यहाँ पे मोड मान लेते हैं। तो ये समझ आया, मीन मीडियन मोड, तो ये दोनों जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि डेटा हमारा किस तरह का, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका टेस्ट आ जाते हैं। एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट हमारा तब यूज होता है जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसे मैंने बताया अभी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है आपका जो कर्व होगा वो बेल शेप्ड कर्व होगा, इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिड में रहेगा सारा वैल्यू। तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट के यूज क्यों करेंगे, यहाँ पे मीन को हम कंपेयर करेंगे, रिलेशनशिप को जानेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरह से ये सारे टेस्ट हमारे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज किया जाता है वो जान लेते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट अज्यूम द डेटा फॉलोज अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो डेटा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें, है ना। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ये टेस्ट लगाएंगे, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। These tests are used when data is interval और रेशियो, जहाँ जहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो प्लस माइनस किया जा सके, इंटरवल कहलाएगा। और जहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवीजन कर सके वो रेशियो होगा। तो पैरामीट्रिक टेस्ट ज्यादातर इंटरवल और रेशियो स्केल से लिया हुआ डेटा ही मेजर करता है, मतलब टेस्ट करता है। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड assumption अबाउट
पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो पैरामीट्रिक टेस्ट तब लगेगा जब आपको मीन पता होगा और वेरिएंस पता होगा। वेरिएंस क्या होता है कि जो डेटा है उसमें कितनी तरह का वेरिएशन है, वो प्लस माइनस की तरफ है या प्लस की तरफ है ना, या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वेरिएंस पता होगा तो हमें पता रहेगा डेटा किस तरह का है। तो इसलिए हमें वेरिएंस का पता होना जरूरी है, हमें मीन का पता होना जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे डेटा किस तरह का है, कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना, पैरामीट्रिक लगाना है कि नॉन पैरामीट्रिक लगाना है। इसके बाद आ जाता है डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल साइजेस, यहाँ पे जो पैरामीट्रिक टेस्ट यूज किया जाता है वो 30 से अबोव कितना भी सैंपल साइज हो यूज कर सकते हैं। मोर पावरफुल इफ अजम्पशंस आर मेट, जो भी हमने डेटा लिया है उसके बाद कोई अजम्पशन है, जैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, है ना। हाइपोथेसिस में क्या किया था, हमने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखा था। तो जो हमारा हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो एनालिसिस बेस पे करेंगे, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जो भी हमने assumptions बनाई थी, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, वो प्रूव हो जाती है। तो ये हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट का क्राइटेरिया है। इसमें सबसे पहले तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसमें आपको मीन और वेरिएंस का पता होना चाहिए, पॉपुलेशन के मीन का और पॉपुलेशन के वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। जब वेरिएंस पता होगा तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता होगा, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। वो भी डेटा को एक डिफाइन करने के लिए होता है। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा लार्ज सैंपल साइजेस के लिए यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और बात याद रखें, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यहाँ पे केवल नंबर्स होंगे, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल है कंपेयरिंग द मीन ब्लड शुगर ऑफ पेशेंट टेकिंग टू डिफरेंट मेडिकेशंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि पेशेंट्स हैं, उनका दो ग्रुप हैं और उसमें पेशेंट का बीपी देख रहे हैं हम, है ना, बीपी लिया है हमने, और दो अलग अलग मेडिसिन वाले दो ग्रुप हैं, तो उनका हम जब मीन हम कंपेयर करेंगे वो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में कहलाएगा। इसे अभी हम आगे भी समझेंगे अलग अलग टेस्ट के बेसिस पे। तो पैरामीट्रिक टेस्ट के नाम याद रखने हैं, टी टेस्ट हुआ, एनोवा हुआ, पियर्सन कोरिलेशन कोरिलेशन टेस्ट जिसमें पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, और जेड टेस्ट हो गया। टी टेस्ट जो होता है वो वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट और पेयर्ड, इस तरह से हो सकता है। अभी हम इन्हें जानेंगे, वन सैंपल का मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है और पेयर्ड का मीनिंग क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका टी टेस्ट। तो ये तीन तरह का टी टेस्ट हो आपका, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट और पेयर्ड। तो वन सैंपल का मीनिंग है कि एक ही सैंपल है आपके पास, है ना। मान लो आपने 60 लोगों का यहाँ पे बीपी लिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग 60 लोग हैं, ये 60 लोगों का जब हम मीन निकालेंगे तो हमारा पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। और जब हम इन 60 लोगों को अलग अलग एक दूसरे से कंपेयर करेंगे वो होगा हमारा सैंपल मीन, ठीक। तो जब हम कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ, तो वो हमारा हो जाता है वन सैंपल टेस्ट। यहाँ पे एग्जांपल एक और भी हो सकता है कि हमारे एक नॉर्मल बीपी पहले से एक क्राइटेरिया है, ठीक है। सबको पता है नॉर्मल बीपी कितना होता है, कोई 100 बताएगा। 180 और 90 ऐसे कुछ। तो जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120 बाय 120/80, 120 अच्छा। बाय 80 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल बीपी है जो सभी में नॉर्मल रहता है, इसको हम मान लेते हैं पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। जो एक क्राइटेरिया सेट है पहले से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल मीन जो आया हमारा, सैंपल मीन जो भी आया, इसमें ऊपर भी आ सकता है लोअर भी आ सकता है। प्री लेंगे तो हमारा हायर हुआ मान लो, और पोस्ट लिया तो हमारा जो बीपी है पहले से घट गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्री पोस्ट तो नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, केवल सैंपल मीन जो हमने लिया है जो भी आया है वो हायर आया है लोअर आया है 120/80 से हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए जो टेस्ट लगेगा हमारा वन सैंपल टी टेस्ट लगेगा। कि एक सैंपल है हमारे पास केवल कि हमने 60 पीपल का बीपी लिया है और उसका जो कंपैरिजन करेंगे हम पॉपुलेशन मीन से करेंगे, यानी कि पॉपुलेशन जो नॉर्मल बीपी है हमारा उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो वन सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा।
उस तरह से भी यदि हमारे पास पॉपुलेशन मीन नहीं होता है तो जो 60 लोग हैं हम उसका मीन निकाल के उसको पॉपुलेशन मीन मानते हैं और इंडिविजुअली हम फिर एक एक करके 60 पीपल का उससे कंपेयर करते हैं कि बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, वो हमारा अलग से स्टेटिस्टिक्स लगती है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल समझा नॉर्मल बीपी का, जब हम दूसरे बीपी वाले पेशेंट का कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करते हैं तो वन सैंपल टी टेस्ट कहलाएगा। फिर आ जाता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। यहाँ पे दो ग्रुप्स है आपके पास, एक है कंट्रोल ग्रुप, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जब इन दोनों के मीन्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना, यहाँ पे अलग भी हो सकता है, मेल और फीमेल भी हो सकता है कि आप एक मेल ले लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल चेक किया मेल का और एक फीमेल का, तो आपके पास दो ग्रुप है, मेल में ज्यादा है कि फीमेल में ज्यादा है, वो जानने के लिए जब हम कंपेयर करेंगे मीन्स को तो हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहलाएगा। वहीं पे हम इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमने इन दोनों का जो मीन है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है, बस आपको याद रखना है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप है यानी कि दो अलग अलग ग्रुप है, उनका हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, सैंपल मीन को हम पॉपुलेशन मीन से कर रहे हैं कि बड़ी पॉपुलेशन मीन है उसमें से हमने एक सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल मीन को ये पॉपुलेशन कहलाएगी, ये सैंपल कहलाएगा, तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन से, ये हो जाएगा वन सैंपल। इंडिपेंडेंट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे दो ग्रुप है इंडिपेंडेंट में, उन दोनों का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेल और फीमेल में हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आ जाता है पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट का मतलब है आपने 100 लोग हैं, वो 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, इसमें क्या किया, पहले आपने डेटा ले लिया यानी कि प्री ले लिया, एक ही ग्रुप है 100 पीपल का, इसमें हमने डिवाइड नहीं किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल नहीं किया, हमने इन्हीं का प्री ले लिया। प्री किस चीज का ले लिया, हमने बीपी का ले लिया, है ना, बीपी का हमने बीपी चेक किया और उसके बाद हमने क्या किया, ड्रग दिया। ड्रग का मीनिंग है कोई भी मेडिसिन दी बीपी कम करने वाली। उसके बाद आ जाएगा आपका पोस्ट, बीपी बढ़ा हुआ है पहले प्री में, उसके बाद जो है ड्रग दिया, मेडिसिन दी, उसके बाद जो क्या हुआ, बीपी घट गया। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप पे हो रहा है, इन 100 पीपल पे ही हो रहा है, किसी तरह का हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये बीपी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम जब कर रहे हैं, प्री और पोस्ट का जब हम कोरिलेशन देख रहे हैं, मीन कंपेयर कर रहे हैं, सेम ही ग्रुप का दो बार पे कर रहे हैं, 2 टाइम पॉइंट पे कर रहे हैं, प्री और पोस्ट लिया हमने, बिफोर एंड आफ्टर लिया ट्रीटमेंट के, उसके बाद जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक ही ग्रुप का, तो वो हमारा कहलाएगा पेयर्ड टी टेस्ट। हम किसी पॉपुलेशन मीन को लेके नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे दो ग्रुप नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री लिया है, पोस्ट लिया है, प्री में और पोस्ट में दवाई से पहले और दवाई के बाद, है ना, क्या इफेक्ट रहा, वो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो होता है पेयर्ड टी टेस्ट। फिर ये तो था हमारा टी टेस्ट, याद रखेंगे 30 जब हमारा होगा, 30 या 30 से नीचे होगा, इक्वल होगा या नीचे होगा, तब हम लोग ये टी टेस्ट को यूज करेंगे, तभी करेंगे जब 30 होगा, है ना। एनोवा सर जो होगा, मैम क्या 30 क्या 30 30 एन होगा, एन यानी कि सैंपल साइज, 30 लोग होंगे तभी हम लोग करेंगे, 30 से कम लोगों पे 30 या 30 से कम, ठीक 30 से कम होने चाहिए, 30 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट हम तब करते हैं जब एक ही ग्रुप हो, सैंपल साइज सैंपल का, इंडिपेंडेंट हम तब करते हैं जब दो ग्रुप हो, और पेयर टी टेस्ट हम तब करते हैं जब एक ही ग्रुप में करें। अब दो से ज्यादा ग्रुप अगर आ जाए तो हम एनोवा करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, पीछे भी था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे क्या करता है, जब हम तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, है ना, अब मान लो आपके पास ग्रुप है, एक आपके पास डाइट से रिलेटेड है जिस भी ट्रीटमेंट को देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे शुगर लेवल देख रहे हो, है ना, एक ग्रुप में आपने डाइट फॉलो करा है, मीठा नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना करके डाइट वाला ग्रुप हो गया, एक हो गया आपका योगा वाला, है ना, एक हो गया आपका वॉकिंग वाला, और उसके बाद हो गया आपका कंट्रोल ग्रुप जिसे कुछ नहीं कराया। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे चार ग्रुप हो गए, तो चार ग्रुप के लिए आप एनोवा लगाओगे, है ना, कंपेयर मीन ऑफ 3+ ग्रुप, जब यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप हो तो हमारा एनोवा लगता है। अब इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है, टेस्ट स्कोर देख रहे हो,
3 ग्रुप है आपके, एक में आपने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, एक में आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया, एक में आपने प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया। तो 3 अलग अलग मेथड्स हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट लिया हमने बच्चों का, है ना। तो लेक्चर मेथड में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, डिस्कशन मेथड में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, प्रोजेक्ट मेथड में कितने परसेंट मार्क्स आए, उसके बेसिस पे हम लोग टीचिंग मेथड में यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, लेक्चर मेथड का आया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का आया है या प्रोजेक्ट मेथड का आया। जब हम इस तरह से मीन कंपेयर कर रहे होते हैं, टेस्ट स्कोर्स का मीन कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एनोवा यूज कर रहे होते हैं। 3 ग्रुप है यहाँ पे, तीन टीचिंग मेथड है, 3 ग्रुप है, तो वहाँ पे हम टेस्ट स्कोर का मीन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एनोवा हो जाएगा। फिर आता है पियर्सन कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है कि संबंध हम यहाँ पे प्राप्त करना चाह रहे हैं, मेजर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे संबंध देख रहे हैं कि स्टडी आवर्स का एग्जाम स्कोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस तरह का जब रिलेशन हम देख रहे होते हैं तो पियर्सन कोरिलेशन हम यूज करते हैं। याद रखेंगे, हम यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। पियर्सन कोरिलेशन तब यूज होता है जब यहाँ पे हम रिलेशनशिप बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, हमें संबंध से मतलब है कि अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है कि बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। रिग्रेशन का मतलब है यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं, है ना। स्टडी करता है, रिग्रेशन क्या करता है, स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, डाइट और एक्सरसाइज कराई, है ना। ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए डाइट एंड एक्सरसाइज। और यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे ब्लड शुगर है, तो डाइट और एक्सरसाइज का हम यहाँ पे ब्लड शुगर पे इफेक्ट देख रहे हैं, यानी डायबिटीज पे इफेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शन हो रहा है कि क्या इफेक्ट आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया, तब हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है, उसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता है हमें, फिर हम देखेंगे डाइट और एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ा। तो वही हमारा 2 ग्रुप हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारा क्या हो जाएगा, हमने डाइट और एक्सरसाइज दी है, तो यहाँ पे जो शुगर लेवल होगा वो घटा रहेगा, कंट्रोल ग्रुप पे समान रहेगा, जो भी उन्होंने पहले से शुगर था उतना ही उतना ही है, कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो जानने के लिए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। अब जैसे हमारा टी टेस्ट था, टी टेस्ट क्या था हमारा, 30 से कम और 30 के बराबर होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा आपके पास हो सैंपल साइज, है ना, एन आपका जो हो 30 से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग लगाते हैं जेड टेस्ट। ये क्या करता है, ये भी वही है, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करता है। जैसे टी टेस्ट में क्या था, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर कर रहे थे, ये भी हमारा सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे एन क्या होगा, लार्ज होगा, यानी कि सैंपल साइज जो होगा 30 से ऊपर होगा, और इसमें वेरिएंस भी हमारा पता होना जरूरी है। जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें वेरिएंस हमें लिखना होता है, तो वेरिएंस का पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एवरेज हाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन से, कि जो हमारे पास सैंपल साइज है उसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से, और जो एन हो हमारा ज्यादा बड़ा हो, तो ये हो जाएगा जेड टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको समझ आए, ये सभी आपके पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। और पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट आते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। समझ आया। यस मैम। अब हम लोग जानेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। Non-parametric tests are statistical tests that do not assume any specific distribution, यानी कि यहाँ पे specific distribution का मतलब है normally distributed, जरूरी नहीं है normally distribution हो, ठीक है। तो जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉमिनल, यानी कि यहाँ पे आपका नेम से रिलेटेड हो या ऑर्डर से रिलेटेड हो, या फिर आपका नोट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये 3 कंडीशन में हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। याद रखेंगे, नॉमिनल हो, ऑर्डिनल हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है,
जो assumption होती है बहुत कम होती है, कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस, ये हमारा स्मॉल सैंपल साइज में यूज करता है। अगर आउटलायर्स है तो लेस सेंसिटिव होता है। लेस सेंसिटिव यानी कि एकदम से जो आपका डेटा है वो खराब हो जाएगा। अगर आउटलायर्स, आउटलायर्स का मतलब है आपका जो डेटा में है एक वैल्यू ऐसी है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, यानी कि डेटा को खराब कर रही है, वो आपका आउटलायर्स कहलाता है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये लेस सेंसिटिव होते हैं। अगर आउटलायर आ गया तो आपका जो डेटा है वो पूरा खराब हो जाएगा। may be less powerful than parametric test if data is normal। अगर डेटा नॉर्मल है तो आप पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पैरामीट्रिक लगाना है अगर डेटा नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप नॉन पैरामीट्रिक लगाओ तो ये अच्छा काम कर सकता है। अब यहाँ पे कौन कौन से हो गए, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक में आ जाता है। क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। फ्राइडमैन टेस्ट, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। स्पीयरमैन्स रैंक टेस्ट, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। तो ये नाम याद रखने हैं, पैरामीट्रिक में कौन सा था और नॉन पैरामीट्रिक में कौन सा था। इन्हें आप आज ही याद करोगे, कल मैं आपसे पूछूंगी पैरामीट्रिक में कौन से आते हैं और नॉन पैरामीट्रिक में कौन से आते हैं। अब जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन लेके आता है। कैटेगोरी का मतलब यहाँ पे है आप कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, है ना। इस तरह से कैटेगरी आपके पास नॉमिनल डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर वर्सेस थेरेपी प्रेफरेंस है, यानी कि आपने थेरेपी दी योगा और मेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, फीमेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो वहां पे जाके हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे हम लोग बात करते हैं। मैन विटनी यू टेस्ट जो है वो कंपेयर करता है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। यहाँ पे डेटा कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए और नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डिनल और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है हमारे पास, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोग मान विटनी लगाएंगे। मान विटनी क्यों लगाएंगे, मान विटनी यू टेस्ट, क्योंकि हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। दो इंडिपेंडेंट यानी कि हॉस्पिटल ए एक ग्रुप हो गया, हॉस्पिटल बी दूसरा ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेटिस्फेक्शन स्कोर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी उसी की तरह का है। सेटिस्फेक्शन स्कोर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैसा लगा उन्हें। यहाँ पे एक स्केल हम लोग डेवलप करेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हर एक पेशेंट से जा जाके हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे कि उन्हें कैसा लगा, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। इस तरह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उनको हॉस्पिटल ए से भी डेटा लेंगे, हॉस्पिटल बी से भी हम डेटा लेंगे। उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि ए अच्छा है या बी अच्छा, सेटिस्फेक्शन स्कोर किसका ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो डेटा जो हमारा ऑर्डर में है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऑर्डिनल डेटा है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी का ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मैन विटनी यू टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं और डेटा कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए और नॉन नॉर्मल होना चाहिए। विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट हम कब यूज कर रहे हैं, जब कंपेयर करते हैं दो रिलेटेड ग्रुप्स को। जैसे पेन स्कोर बिफोर एंड आफ्टर, एक ही ग्रुप है, ठीक है, एक ही ग्रुप है हमारे पास, मान लो 30 पीपल हैं, उनमें एक ही ग्रुप है। इनमें हम क्या करेंगे, पेन स्कोर चेक करेंगे। पेन स्कोर जो नंबर्स नहीं है आपका, यहाँ पे किसी तरह का स्केल यूज नहीं कर रहे हो। स्कोर का मतलब है यहाँ पे आप रैंक के बेसिस पे चल रहे हो। रैंक के बेसिस पे यानी कि कितना परसेंट है, 10, 20, 30, 40 परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट आपको पेन हो रहा है प्री में, है ना। तो आप एक क्वेश्चनर हमारे पास है, क्वेश्चनर में कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको उसमें हम पेन स्कोर जानने के लिए बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चनर आपके होते हैं वो ऑर्डिनल डेटा वाले होते हैं। देखा होगा आप, उसमें बॉक्स बने रहते हैं, अलग अलग तरह से ऑर्डर बना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम पैरामीट्रिक यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए और क्वालिटेटिव के लिए हम लोग नॉन पैरामीट्रिक यूज करते हैं। क्वालिटेटिव याद रखिए, क्वालिटेटिव डेटा। समझ आ रहे हैं सभी टर्म सबको, क्योंकि हम स्केल पहले पढ़ चुके हैं तो स्केल आपको समझ आ रहा होगा। नॉमिनल, ऑर्डिनल, याद आया कुछ, यस मैम। समझ आ रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। नहीं।
ठीक है, तो विल्कोक्सन जो साइन रैंक टेस्ट है वो यहाँ पे हमारा एक ही ग्रुप है, उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं। प्री डेटा ले रहे हैं बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, उस दोनों को बिफोर वाला और आफ्टर वाले को फिर हम कंपेयर कर रहे हैं क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे डेटा याद रखेंगे, ऑर्डिनल होना चाहिए और नॉर्मल नहीं होना चाहिए। फिर आता है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। क्रुस्कल वैलिस टेस्ट क्या करता है, ये 3+ इंडिपेंडेंट, जैसे हमारा अनोवा था, अनोवा क्या कर रहा था, 3+ को कर रहा था, उसी तरह से क्रुस्कल वैली से अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है, ऑर्डिनल है, नो नॉर्मल है, तो हम लोग क्रुस्कल वैलीज लगाएंगे 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए। ये क्या करेगा आपका, जैसे एग्जाम्पल हो गया 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट, जैसे योगा डिपार्टमेंट है अपने पतंजलि में, साइंस डिपार्टमेंट है ना, नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेचुरोपैथी, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। अब इसका जो स्टाफ है ना, कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर भरवाएंगे। उसके बाद हम कंपेयर करें इन तीनों डिपार्टमेंट में किसके पास ज्यादा स्ट्रेस है, किसके पास ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल कितना है, वो सारा जानने के लिए हम लोग क्रुस्कल वैलीज तब करते हैं जब 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो। ठीक, डेटा वही होगा हमारा, ऑर्डिनल होगा, नॉन नॉर्मल होगा। फिर आ जाएगा फ्राइडमैन। फ्राइडमैन का मतलब है कि एक ही डेटा का, मतलब एक ही ग्रुप का 3 या 3 से ज्यादा बार हम डेटा ले रहे हैं। जब 3 स्कोर हमने बिफोर देखा था, ठीक है, पहले आपने प्री ले लिया, उसके बाद आपने क्या किया, मेडिकेशन दे दी, कोई भी दवाई दे दी, उसके बाद हमने पोस्ट ले लिया, हमें क्या दिखा, दो मेडिसिन का हमने इफेक्ट देखना, पहली मेडिसिन दी, फिर पोस्ट ले लिया, फिर मेडिसिन दिया कोई भी, और उसके बाद फिर से पोस्ट ले लिया, तो क्या हो गया, 3 बार हमने डेटा लिया। जब हम इन तीन ग्रुप्स का एक ही ग्रुप पे 3 बार डेटा लिया हमने, इनका एक ही ग्रुप पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये आ जाएगा, फ्राइडमैन टेस्ट आ जाएगा। ये आपका पेन स्कोर है 3 टाइम, यहाँ पे हमारा 2 टाइम था बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये हमारा फ्राइडमैन होगा। मैम ये फ्राइडमैन में ट्रीटमेंट सेम दे रहे हैं तीनों बार? अलग देंगे ना ट्रीटमेंट, वो आपकी रिसर्च के बेसिस पे सेम भी दे सकते हैं, एमजी कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, या फिर जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, कोई भी बीमारी है हमारी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुबह शाम वाली होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सेम भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग इफेक्टिवनेस देखते हैं, कौन सी दवाई ज्यादा अच्छी है ना, मान लो हमने पहले ज्यादा डोज दिया, 3 mg का दिया, उसके बाद हम सेम ही दवाई को हम 2 mg दे रहे हैं, इस तरह से हम अलग अलग दवाई भी दे सकते हैं। वो रिसर्च बेस्ड होता है, कौन किस तरह की रिसर्च कर रहा है, बस हमें ये याद रखना है 3 बार डेटा लिया हुआ है, ये 3 बार डेटा लिया है, 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप हुआ है, 3 रिलेटेड ग्रुप हुआ है, एक ही ग्रुप पे हम 3 बार डेटा ले रहे हैं, 2 बार मेडिसिन दे दी, 2 बार योगा करा दिया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बैक पेन है, बैक पेन पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही ग्रुप है 100 पीपल का, और उसके बाद हम लोगों ने प्री लिया, फिर हमने क्या किया, योगा कराया, फिर हमने पोस्ट ले लिया, फिर हमने फिजियोथेरेपी करा दी। अलग अलग ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, सेम ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से योगा ही करा दिया, योगा में यहाँ पे कुछ आसन थे, यहाँ पे हमारे कुछ प्राणायाम थे, ऐसे करा सकते हैं। तो सेम ही ग्रुप पे हम 3 बार जब हम डेटा ले रहे हैं, तब हम फ्राइडमैन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक कैसा है, आप किस तरह की रिसर्च करना चाह रहे हो, अलग अलग ट्रीटमेंट देख रहे हो कि एक ही ट्रीटमेंट को बार बार देके देख रहे हो। फिर आ जाता है स्पीयरमैन कोरिलेशन, एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल। यहाँ पे क्या, रैंक ऑफ सेटिस्फेक्शन वर्सेस नंबर ऑफ सेशन, जब हम अलग अलग दो चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि सेटिस्फेक्शन कितना हुआ प्लस कितने सेशन है, मान लो किसी ने 2 सेशन लिए, किसी ने 3 सेशन लिए, किसी ने 4 सेशन लिए, उसके बाद सबका सेटिस्फेक्शन अलग अलग है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन देख रहे हैं 2 अलग अलग वेरिएबल्स का। ठीक है, तो 1 मिनट कोई आ रहा है तो उसको मैं इन कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारा एसपीएसएस। एसपीएसएस की फुल फॉर्म पूछी गई है अभी तक एग्जाम में। एसपीएसएस की फुल फॉर्म जो है वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। यहाँ पे एसपीएसएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जितने भी आपने टेस्ट पढ़े, पैरामीट्रिक पढ़े हैं ना,
नॉन पैरामीट्रिक पढ़े। पहले क्या होता था, फॉर्मूला ढूंढना पड़ता था, फिर अपने डेटा को लिखना पड़ता था, फॉर्मूला में डाल के खुद ही एनालाइज करना होता था, बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन फिर आया आपका एसपीएसएस। एसपीएसएस क्या होता है, बस आपको एक्सेल शीट देता है एसपीएसएस, उसमें अलग अलग फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। पहले शीट में डेटा डालना है आपको, जो भी डेटा है आपका जिस भी टाइप का है, वो डेटा अपलोड करके उसके बाद आप एसपीएसएस के द्वारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। जो भी आपको निकालना है, टी टेस्ट निकालना है, जेड टेस्ट निकालना है, नोवा निकालना है, वो सारा आपका एक कुछ सेकंड्स में ही करके दे देगा। ठीक है, तो एसपीएसएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। वाइडली यूज्ड in social sciences, healthcare, education and research. It helps researcher स्टोर, एक तो ये स्टोर करने का काम करता है, आपके डेटा को मैनेज करने का काम करता है, एनालाइज भी करता है और विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज डेटा यानी कि आपका जो है ग्राफ वगैरह बनाता है, आपको ग्राफ बना के देता है। विजुअलाइज का मतलब है आपका प्रॉपर ग्राफ। आप जब एसपीएसएस देखोगे, जब पीएचडी करोगे, एसपीएसएस में डेटा कलेक्ट मतलब एनालिसिस करोगे, तब जानोगे। एक तो ये आपका एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल भी आपका डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेल जैसा होता है एसपीएसएस। एक्सेल में देखोगे ऐसे शीट बनी होती है ना, स्प्रेडशीट बनी रहती है। इसमें एक्सेल में क्या करते हो, एक तो आप डेटा को स्टोर करते हो, लिख के रख देते हो, कभी भी याद आया कि जरूरत है तो निकाल लिया। इसके बाद एक्सेल में आप कैलकुलेट भी करते हो। एक्सेल में भी काफी सारी कैलकुलेशन हो जाती है, एसपीएसएस वाली भी हो जाती है। लेकिन एक्सेल को मानते नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो डेटा हो सकता है कई बार गलत कैलकुलेट भी हो सकता है। लेकिन एसपीएसएस में ऐसा नहीं है, एसपीएसएस वर्ल्ड वाइड यूज होता है, और एसपीएसएस का जो डेटा होता है वो रिलायबल होता है। तो एसपीएसएस एक्सेल जैसा होता है, जैसे एक्सेल में आप डेटा स्टोर करते हो, मैनेज करते हो, एनालाइज करते हो। एक्सेल भी आपका ग्राफ बना के देता है, पाई चार्ट वगैरह बना के देता है, देखा होगा आपने। तो उसी तरह से एसपीएसएस भी आपका टेबल्स बना के देता है, एसपीएसएस आपका ग्राफ बना के देता है। तो इस तरह से एसपीएसएस का अभी तक फुल फॉर्म आया है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। अभी इतना क्वेश्चन आया है जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही है।